हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए हम इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, नागरी लिपि परिषद की स्थापना कब हुई? आपसे पूछा गया है कि नागरी लिपि परिषद की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा 1975 में। तो वर्ष 1975 में नागरी लिपि परिषद की स्थापना होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा ये किस लिपि में लिखी जाती है? आप बोलोगे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और इस देवनागरी लिपि को ही हम नागरी लिपि नाम से जानते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ऐसा प्रावधान वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आप बोलोगे अनुच्छेद 343 में। तो अनुच्छेद 343 में उल्लेख है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का किसने सुझाव दिया था? तो पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव ये किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? आपका सही आंसर होगा कि सुंदर श्याम सुंदर दास के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पंचम अक्षर होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, इसको आप किस नाम से जानते हैं? आप बोलोगे कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है इसको अनुनासिक व्यंजन अनुनासिक स्वर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? जो सो में कौन सा सर्वनाम होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यद्यपि किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो यद्यपि जो शब्द है इसमें कौन सी संधि होनी चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि यद्यपि में यण संधि होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे संधि पूछा गया है आपसे। तो संधि कितने प्रकार की होती है? आप बोलोगे संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है संधि? आप बोलोगे स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि होती है, और तीसरी विसर्ग संधि होती है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आप बोलोगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि ग्राम श्री कविता के रचयिता कौन है? तो ग्राम श्री नामक जो कविता है ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा कि इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राजेश जोशी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि वर्ष 2002 में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है? तो उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि निमीलन। तो उन्मीलन का विलोम शब्द होता है निमीलन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि षटपद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो षटपद ये किसका पर्यायवाची शब्द होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि यह भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कलम तोड़ना। तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर होगा अच्छा लिखना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। तो इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा? तत्सम का मतलब होता है संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पे? आप बोलोगे पक्ष जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है मेवाती बोली है। तो मेवाती ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? आपका सही आंसर होगा ये राजस्थानी जो उपभाषा है उस उपभाषा के अंतर्गत आती है। कौन सी? आप बोलोगे मेवाती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं?
आप बोलोगे 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। और कितनी बोलियां हैं? आप बोलोगे 17 से 18 हिंदी की क्या हैं, ये बोलियां हैं। तो चलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इन चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि अध्यात्म जो शब्द है यहाँ पे लिखा हुआ, ये सही दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य कितने भेद होते हैं वाच्य के? आपका सही आंसर होगा कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अब वाच्य के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? आप बोलोगे कृतवाच्य होता है, अगला होता है आपका कर्मवाच्य होता है, और नंबर तीसरा होता है आपका भाववाच्य। तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये वाच्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो संविधान में हिंदी भाषा के लिए विकास के निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 351 में, ये विकास के निर्देश से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हिंदी से संबंधित संविधान में कौन से अनुच्छेद हैं? आप बोलोगे अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक, ये हिंदी से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संविधान की कौन सी अनुसूची वो हिंदी से संबंधित है या फिर भाषाओं से संबंधित है? आप बोलोगे 8वीं जो अनुसूची है संविधान की, ये हिंदी भाषा से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग, इस आयोग का गठन कब होता है? आप बोलोगे 1955 में, और पूरी डेट ध्यान रखनी है आपको। तो 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग गठित होता है। किसकी अध्यक्षता में गठित होता है या फिर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर होगा बी जी खैर, और बी जी खैर का पूरा नाम होता है बाल गंगाधर खैर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता कहे जाते हैं? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन शब्दों को क्या कहते हैं? आपका सही आंसर होगा उनको देशज शब्द कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पत्र को उत्तम शैली में लिखा जाता है? तो उत्तम शैली में कौन सा पत्र लिखा जाना चाहिए? आपका सही आंसर होगा अर्ध सरकारी जो पत्र होता है, इस पत्र को उत्तम शैली में लिखा जाना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर होगा 10 जनवरी को। तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये 10 से 12 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र में आयोजित होता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित होता है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, और इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? आप बोलोगे 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलोगे हिंदी पत्रकारिता दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो इन चारों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? आपका सही आंसर होगा गंगा। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। गंगा ये किस प्रकार की संज्ञा है? आप बोलोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि संज्ञा हम किसको बोलते हैं? किसी स्थान, वस्तु, प्राणी आदि भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या फिर संज्ञा का वर्गीकरण वो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के
3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद कौन कौन से होते हैं? रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। ये होता आपका उत्पत्ति के आधार पर। और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो इन चारों में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब हुई? कब होती है राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा? आपका सही आंसर होगा कि इसकी घोषणा 29 जनवरी 2008 को होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में हिंगला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो हिंगला देवी मंदिर पूछा गया है आपसे, कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि हिंगला देवी मंदिर ये चंपावत में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में महिम वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो महिम वर्मा ये किस खेल से संबंध है इनका? आपका सही आंसर होगा क्रिकेट से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में बावनी शब्द का अर्थ क्या है? तो बावनी जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है गढ़वाल में? आपका सही आंसर होगा अकाल। तो गढ़वाल में अकाल शब्द को हम बावनी नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है किस गढ़वाल नरेश को सील का सागर कहा गया है? तो सील का सागर किस गढ़वाल के नरेश को कहा गया है? आपका सही आंसर होगा कि फतेह शाह को सील का सागर नाम से भी जाना गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1918 से 1923 ईस्वी में गिरिजादत्त नैथानी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि पुरुषार्थ नामक पत्रिका का संपादन किया था। कब किया था? आप बोलोगे 1918 से लेकर के 1923 तक किया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है किस वर्ष समस्त बेनाप भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया है? आपका सही आंसर होगा कब होता है ऐसा? आपका सही आंसर होगा 1893 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दुगलनिटा पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? तो दुगलनिटा नामक जो पर्यटक स्थल है ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा चोपता में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि FL2 नीति का संबंध किससे है? तो FL2 नीति ये किससे संबंधित है? आपका सही आंसर होगा शराब नीति से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर होगा कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो इंदु कुमार पांडे हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है राज्य के प्रथम कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा कि कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर जो है ये आपका नैनीताल के हल्द्वानी में इसका शिलान्यास किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है राज्य का नवीनतम नगर निगम कौन सा है? आपका सही आंसर होगा कि नवीनतम यानी जो नया नगर निगम है वो होगा आपका श्रीनगर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम हैं? आप बोलोगे 9 नगर निगम हैं। तो 9वां नगर निगम ये श्रीनगर नगर निगम बना है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है एक सेर बराबर कितने ग्राम होता है? आप बोलोगे 500 ग्राम होता है। एक सेर बराबर 500 ग्राम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है किस तिथि को राज्य में प्रेरणा दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है राज्य में? आप बोलोगे कि प्रेरणा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि
12 अगस्त को एक दूसरा दिवस मनाया जाता है, वो होगा, आप बोलोगे हाथी दिवस। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और गढ़वाल इधर उत्तराखंड में प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आप बोलोगे कि शारदा जो नहर है, इस नहर का निर्माण 1920 में प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है देवभूमि पत्रिका का संपादन किस जिले से होता है? तो देवभूमि नामक जो पत्रिका है, इस पत्रिका का प्रकाशन किस जनपद से होता है? आपका सही आंसर होगा चमोली से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हेवल घाटी आंदोलन का संबंध किस जिले से होता है? यानी हेवल घाटी आंदोलन का संबंध किस जिले से है? आपका सही आंसर होगा कि इसका संबंध टिहरी जनपद से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में ठुल खेल का क्या अर्थ है? यानी ठुल खेल का अर्थ क्या है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा पहाड़ी रामायण। तो पहाड़ी रामायण को उत्तराखंड में ठुल खेल नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है किस गुफा के शैल चित्रों में मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है? तो किस किस गुफा के शैल चित्रों में किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि ग्वारख्या गुफा में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कोइंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मोर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कोइंस ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा कि यह जो पुस्तक है वो MP जोशी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है किस ताम्रपत्र में उद्यान के लिए वटक शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस ताम्रपत्र में किया गया है? आपका सही आंसर होगा तालेश्वर ताम्रपत्र में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वातकट्टी प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो वातकट्टी ये प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? आपका सही आंसर होगा कि वातकट्टी प्रथा का संबंध ये थारू जनजाति से है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि उत्तराखंड में कितनी जातियों को अनुसूचित जनजाति अर्थात ST घोषित किया गया है? आप बोलोगे 5 जनजातियों को। तो चलिए अगला प्रश्न है उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो डोली सेवा ये कब प्रारंभ होती है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि ये वर्ष 2012 में प्रारंभ होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? तो लक्ष्य सेन के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में? आपका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि FRI स्थित वानिकी संग्रहालय के कितने अनुभाग हैं? तो FRI ये कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे देहरादून में अवस्थित है FRI। और इस FRI की फुल फॉर्म क्या होती है, पूरा नाम क्या होता है? आप बोलोगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि इसके कितने अनुभाग हैं? आपका सही आंसर होगा कि इसके 6 अनुभाग हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि UK SSC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो UK SSC जो आयोग है इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा कि 17 सितंबर 2014 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और UK SSC ये आयोग ये कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे देहरादून में। अगला प्रश्न है कि बिसपुरिया गुफा का संबंध है। तो बिसपुरिया नामक जो गुफा है इसका संबंध किस स्थान से है? आपका सही आंसर होगा इसका संबंध चक्रौता से है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सुमेरु गुफा होगा ये, सुमेरु गुफा का संबंध किस जिले से है? आपका सही आंसर होगा
कि इस सुमेरु गुफा का संबंध ये आपका पिथौरागढ़ से है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कॉमन पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया? तो उत्तराखंड की राज्य तितली ये क्या है? आप बोलोगे कॉमन पीकॉक है। और इसकी घोषणा कब की गई है? आपका सही आंसर होगा वर्ष 2016 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कनकट्टा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन का संबंध किस जिले से है? तो उत्तराखंड में कनकट्टा बैल आंदोलन ये किससे संबंधित है? आप बोलोगे भ्रष्टाचार से संबंधित है। और किस जिले में हुआ ये आंदोलन? आपका सही आंसर होगा ये अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तराखंड की यात्रा कितने बार की थी? तो स्वामी विवेकानंद ये उत्तराखंड में कितने बार आए हैं? आप बोलोगे 4 बार आए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि टिहरी में सेम मुखे मेला किस तिथि को लगता है? तो सेम मुखे मेला ये कहाँ पे लगता है? आप बोलोगे टिहरी में लगता है। और किस तिथि को लगता है? आपका सही आंसर होगा 26 नवंबर को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 26 नवंबर को एक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? आप बोलोगे संविधान दिवस या फिर विधि दिवस। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में बकार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो बकार शब्द इस शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा खाद्यान्न भंडारण के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा मुख्य डाकघर भवन ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए? तो किस वर्ष किए हैं 100 वर्ष पूरे? आपका सही आंसर होगा कि ये वर्ष 2005 में 100 वर्ष पूरे हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में वुडलैंड जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो वुडलैंड जलप्रपात ये किस जिले में है या फिर किस स्थान में है? आपका सही आंसर होगा कि वुडलैंड नामक जो जलप्रपात है ये नैनीताल में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना किस वर्ष होती है? तो किस वर्ष हुई इसकी स्थापना? आपका सही आंसर होगा वर्ष 2015 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान किसकी रचना है? स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा इंद्र सिंह नयाल के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत कब से हुई? तो उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र योजना ये कब शुरू होती है? आपका सही आंसर होगा कि यह जो योजना है उत्तराखंड में ये आपकी 11 मार्च 2006 को शुरू होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पर्यावरण मित्र योजना इस योजना का प्रारंभ किस स्थान से होता है? आप बोलोगे श्रीनगर से होता है। तो कहाँ से होता है? श्रीनगर से होता है। तो चलिए ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि नल दमयंती ताल का आकार कैसा है? तो नल दमयंती ताल पूछा गया है आपसे, किस प्रकार है इसका आकार? आपका सही आंसर होगा पंचभुजाकार है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में नून नदी का संबंध किस जिले से है? तो नून नदी ये किस जनपद में बहती है? आपका सही आंसर होगा इस नदी का संबंध देहरादून से है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर होगा कि 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आपका सही आंसर होगा कि स्ट्रॉन्ग बोली। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है
कि पोर्ट डायमंड किस देश में अवस्थित है। तो पोर्ट डायमंड किस देश में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित होगा भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय? आपका सही आंसर होगा कोलकाता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की तीनों श्रेणियों से प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों से प्रभावित होती है? आपका सही आंसर होगा सतलज नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संसद की किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो संसद की वह कौन सी समिति है जिसमें केवल लोकसभा से सदस्य होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते? आपका सही आंसर होगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? आपका सही आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? आप बोलोगे 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। और मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दे रखी थी? आप बोलोगे 14 भाषाओं को मान्यता थी। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन 1967 में। तो 1967 में क्या होता है? संविधान में 21वें क्रम का संविधान में संशोधन होता है और 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ दिया जाता है। तो चलिए ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट दी गई है? तो किस संविधान के अनुच्छेद में की गई है? आपका सही आंसर होगा कि अनुच्छेद 289। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आप बोलोगे वर्ष 1990 में इसकी स्थापना होती है। तो चलिए ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न है जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 262। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? चलिए अगला प्रश्न है सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है। तो सबसे कम मतदाता अर्थात सबसे कम वोटर्स ये किस लोकसभा क्षेत्र में हैं? आपका सही आंसर होगा लक्षद्वीप लोकसभा क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित किया गया है? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम ये कब पारित होता है? आपका सही आंसर होगा वर्ष 1976 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये कौन करते हैं? आप बोलोगे हरिहर एवं बुक्का ये दो व्यक्ति करते हैं। और कब करते हैं, कब की गई थी स्थापना? आप बोलोगे 1336 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में सद्र उस सुदूर किस विभाग का प्रमुख अधिकारी था? तो किस विभाग का प्रमुख अधिकारी था? आपका सही आंसर होगा धार्मिक विभाग का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया है? तो ऐसा किस व्यक्ति ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया है? आपका सही आंसर होगा कि JL नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है
कूका आंदोलन का दमन किस वायसराय ने किया था? तो कूका आंदोलन का दमन ये किसके द्वारा किया गया है? आप बोलोगे नॉर्थब्रुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और किस वर्ष किया था इन्होंने? आपका सही आंसर होगा कि 1933 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1838 में निम्न में से किस राजनीतिक संस्था का गठन हुआ था? तो किस राजनीतिक संस्था का गठन होता है 1838 में? आपका सही आंसर होगा कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुए? तो 2022 में कहाँ पर आयोजित हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स? आपका सही आंसर होगा कि बर्मिंघम में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो किस वर्ष होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना? आप बोलोगे 1951 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो कब दिया गया था? आप बोलोगे ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने कितने वर्ष का कार्य एजेंडा लागू करने का? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा